नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेपर नंबर एस्टेट 2021 का और इसमें साइकोलॉजी का सॉल्यूशन करेंगे डिटेल से। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रोसास्याही धब्बा परीक्षण में ब्लैक एंड वाइट कितने कार्ड हैं। तो देखिए रोसास्याही जो है हरमन रोसा, उन्होंने ये परीक्षण 1921 में दिया था। कब दिया था? 1921 में दिया था। और इस परीक्षण के एक साल बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, उस क्या नाम था? हरमन रोसा। हरमन रोसा क्या थे? मनोचिकित्सक थे। इन्होंने 1921 में स्याही धब्बा परीक्षण दिया और इसके जस्ट नेक्स्ट ईयर ही अगले साल 1922 के अंतर्गत इनकी मृत्यु हो गई। पर इस परीक्षण के अंतर्गत इसने टोटल 10 कार्ड्स बताए। कितने कार्ड्स बताए? टोटल 10 कार्ड्स बताए। अगर हम ब्लैक एंड वाइट कार्ड की बात करें तो 5 कार्ड क्या है? ब्लैक एंड वाइट है। अगर हम ब्लैक एंड रेड कार्ड की बात करें तो 2 कार्ड जो हैं ब्लैक एंड रेड हो जाएंगे। और जो बाकी बच गए डिफरेंट कलर के कार्ड हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर के कार्ड हैं, वह कितने कार्ड बच गए? 3 कार्ड बच गए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? काले एवं सफेद। तो ब्लैक एंड वाइट टोटल कितने कार्ड हैं? 5 कार्ड हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कार्ड के बारे में इन्होंने इसके अंतर्गत बताया। अगला क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि फ्राइड जो हैं वो मनोविश्लेषण से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है, ये डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत अनुसार कौन सी अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत मैं एरिक्सन की थ्योरी के बारे में बता देता हूँ। देखिए एरिक्सन, ठीक है, ये सबसे पहली बात तो इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? कई बार ये भी पूछ सकता है भाई, एरिक्सन के द्वारा दिया गया। इसकी 2 बुक थी। कौन कौन सी बुक थी? एक तो बुक थी इसकी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये बुक दी गई थी 1950 में। अगर मैं सेकंड बुक की बात करूं, सेकंड बुक थी यूथ एंड क्राइसिस, ये बुक 1968 में दी गई थी। ठीक है, एरिक्सन के हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसको लाइफ स्पैन थ्योरी भी बोला जाता है या पहचान की खोज भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एरिक्सन ने अपनी चाइल्ड एंड सोसाइटी पुस्तक में 8 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? 8 अवस्थाएं बताई। किसकी बताई? मनोसामाजिक की अवस्थाएं बताई। किस पुस्तक के अंतर्गत बताया? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी पुस्तक के अंतर्गत इसने 8 अवस्थाएं बताई। ठीक है, वो 8 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? देखिए, सबसे पहली अवस्था की बात करूं मैं, सबसे पहली अवस्था 0 से लेकर 18 माह तक। ठीक है, इसके अंतर्गत उसने बताया ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, दूसरी अवस्था इसने बताई 18 माह से लेकर 3 साल तक। तीसरी अवस्था इसने बताई 3 साल से लेकर 5 साल तक। चौथी अवस्था इसने बताई 6 साल से लेकर 12 साल तक। पांचवी अवस्था इसने बताई 12 साल से लेकर 18 साल तक। और छठी अवस्था इसने बताई 18 साल से लेकर 35 साल तक। और सातवीं अवस्था इसने बताई 35 साल से लेकर 55 साल तक। और आठवीं अवस्था बताई इसने 55 साल से अबव।
ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने क्या बताया, एरिक एरिक्सन ने भाई मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया और उसकी दो पुस्तक थी, एक तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के अंतर्गत इसने मनोसामाजिक की कितनी अवस्थाएं बताई, 8 अवस्थाएं बताई। तो इस प्रकार से ये अवस्थाएं मैंने लिख ली है। पहली अवस्था थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दूसरी की बात करूं ऑटोनोमी, ठीक है, और इसके अंतर्गत मैं बोल सकता हूं डाउट हो गए या सेम हो गया, ये इस प्रकार से। तीसरी अवस्था की बात करूं मैं गिल्ट हो गया, ठीक है। चौथी अवस्था की बात करूं मैं इंडस्ट्री और इंडस्ट्री वर्सेस इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से उसने क्या पूछा, क्वेश्चन में 6 से 12 साल तक ही पूछा है। 6 से 12 साल तक क्या आ जाएगा, इंडस्ट्री वाली अवस्था हमारी क्या है, आ जाएगी। तो देखिए अब इसके अंतर्गत देखते हैं 6 से 12 साल तक इंडस्ट्री, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कौन सी अवस्था है, पहली अवस्था है। ये अवस्था मैंने अभी बताई आपको, कितने माह तक है, ये 18 माह तक है, ठीक है। दूसरी इसने बोला गिल्ट वाली अवस्था कौन सी है, ये तीसरी है। ये हमारी 3 साल से लेकर कितने साल तक मैंने बताई, 5 साल तक मैंने ये अवस्था बताई। फिर है ऑटोनोमी वाली। ऑटोनोमी वाली अवस्था कौन सी है, सेकंड अवस्था है, जो कि 18 माह से लेकर 3 साल तक है। और लास्ट है इंडस्ट्री वाली, 6 साल से लेकर 12 साल तक। तो इस प्रकार से टोटल कितनी एरिक एरिक्सन के द्वारा कितनी अवस्थाएं बताई गई थी, 8 अवस्थाएं बताई गई थी। किस पुस्तक में बताई गई थी, चाइल्डहुड वाली पुस्तक में बताई गई थी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी पुस्तक में 8 अवस्थाएं बताई गई। तो इस प्रकार से एरिक्सन थ्योरी से भी यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं, उस स्थिति में उनके फिर से होने की अधिक संभावना होती है, और सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिया गया है। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो जो ये नियम है, ये इसको हम प्रभाव का नियम भी बोलते हैं। किसका नियम बोलते हैं, प्रभाव का नियम भी क्या है, बोला जाता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा दिया गया था, ये थोर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, थोर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इसके अंतर्गत थोर्नडाइक ने जो बिल्ली हैं, बिल्लियों पर क्या है, प्रयोग किया था। किस पर किया था, बिल्लियों पर, ठीक है। किन पर किया था, बहुत सारी बिल्लियों पर इन्होंने प्रयोग किया था, क्योंकि बिल्लियों के बाहर आने के लिए उन्होंने जैसे जैसे देखा कि उसका जो टाइम है वह क्या है, कम होता जा रहा है, ठीक है। भूखी बिल्लियाँ उसने एक पिंजरे के अंतर्गत रखी और बाहर उसने भोजन रखा, तो इस प्रकार से वो बार बार जब वो लीवर दबाती तो बाहर आ जाती। तो इस प्रकार से इसने नोट किया कि हर बार क्या है, उनका टाइम कम आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर की क्या हो जाएगा, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोर्नडाइक। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा प्रबलन हाथ सिद्धांत किससे संबंधित है या किसके द्वारा दिया गया, जिसको हम बोलते हैं द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। अच्छा क्वेश्चन है। रिडक्शन थ्योरी हिंदी में याद रहे ना रहे, पर इंग्लिश में आपको क्या है, याद रहने वाला है, ठीक है। रिडक्शन थ्योरी होती क्या है, सबसे पहली बात तो देखिए इसके अंतर्गत क्या होगा कि यह सिद्धांत ये बताता है कि जितनी भी प्रेरणाएं हैं, जैसे कि जैविक जरूरतों को पूरा करती हैं, वो सभी करने की इच्छा किसके अंतर्गत आती है, द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के अंतर्गत क्या है, आती है। मान के चलिए जैसे कि किसी व्यक्ति को भूख लगी, तो जिस समय उस व्यक्ति को भूख लगी तो वह क्या है, उसके अंतर्गत भूख हो गई या प्यास हो गई, जो भी जैविक इच्छाएं हो गई, वो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो अनुभव करता है, ठीक है, या फिर जो व्यवहार करता है उस समय संतुलन बनाए रखने के लिए, वो क्या कहलाती है, द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कहलाती है, ठीक है। या ये बोल सकता हूँ कि इस सिद्धांत में क्या होगा, ड्राइव के अंतर्गत कमी होगी और प्रेरणा का प्राथमिक कारण होता है, ठीक है। इस सिद्धांत में व्यक्ति
इस तरह से व्यवहार करता है कि जिससे व्यक्ति का क्या हो जाएगा, तनाव जो है कम हो जाए। मान के चलिए आपको भूख लगी, तो आपको जब भूख लगी तो भूख लगने से आपका जो तनाव होगा, आप इस तनाव को दूर करने के लिए ऐसी प्रक्रिया करोगे कि जिससे आपका तनाव कम हो जाए। ठीक है, वो किसको कहलाएगा, वो द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कहलाएगा। और ये किसने दिया था, ये हल के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेल्डन ने सभी मनुष्य को शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। व्यक्तित्व अध्ययन की यह कौन सी विधि है। ठीक है, देखिए व्यक्तित्व के इस अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, टाइप मेथड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टाइप मेथड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्यक्तित्व के सिद्धांत को ही हम क्या बोलते हैं, टाइप मेथड बोलते हैं, और प्रारूप जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रारूपवादी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइप मेथड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम करता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम करता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूह रचना नहीं है। केंद्रित शिक्षण अधिगम, देखिए केंद्रित सेंटर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा या फिर शिक्षार्थी ही क्या होते हैं, मुख्य केंद्र होता है। कौन, छात्र, बच्चा या फिर शिक्षार्थी ही इसके अंतर्गत क्या होते हैं, मुख्य केंद्र होते हैं। इस शिक्षण में क्या होगा, इस शिक्षण पर कम और अधिगम पर क्या है, ज्यादा जोर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें छात्र कक्षा में क्या करेगा, जब सेंटर के अंतर्गत बच्चा होगा तो इस शिक्षण के अंतर्गत मैं बोल सकता हूं कि जो बच्चा है या छात्र है वह क्या होगा, वह सक्रिय होगा, वह एक्टिव होगा। तो इस शिक्षण के अंतर्गत छात्र हमको किस प्रकार से देखने को मिलेगा, एक्टिव देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ गए। और शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच क्या है, गतिशील संबंध रहता है या रहेगा इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत कौन सा नहीं है, लेक्चर जो मेथड है वो नहीं रहने वाला है। तो सी ऑप्शन जो है वह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें मुख्य केंद्र क्या होगा, छात्र रहेगा जिसको हम सेंटर के अंतर्गत रखेंगे और वह उसके अंतर्गत ही उसकी मुख्य भूमिका रहेगी और इसके अंतर्गत छात्र ही क्या है, एक्टिव रहेगा। लेक्चर मेथड में तो अध्यापक जो है या उसको ज़्यादा वो अपना लेक्चर दे रहा है एक प्रकार से, इसमें बच्चे का रोल क्या है, ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ था। ये मैंने लास्ट में भी बताया था कि दो सिद्धांत होते हैं, एक तो होता है त्रितत्व सिद्धांत, जो किसने दिया था, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, त्रितत्व किसके द्वारा दिया गया था, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। और त्रिविमीय या फिर 3 डायमेंशनल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यताएं 3 तत्वों में क्या है, निर्मित की गई हैं। वो 3 तत्व कौन कौन से थे, एक तो सक्रिय था, दूसरा कौन था, विषय वस्तु, और तीसरा उत्पादन। ये 3 जिसको हम बोलते हैं त्रिविमीय सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड ने 1967 के अंतर्गत जेपी गिलफोर्ड ने डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया था। और बाद में या फिर उस डिब्बे के आकार के मॉडल को ही हम क्या बोलते हैं, बुद्धि संरचना मॉडल बोलते हैं या बुद्धि संरचना मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो कई बार ये भी पूछ सकता है आपसे पेपर में
कि भाई डिब्बे के आकार का जो मॉडल है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो वो जेपी गिलफोर्ड के द्वारा किया गया था। या फिर ये भी पूछ सकता है कि बुद्धि संरचना मॉडल जो है किसने दिया था, तो ये जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेसिक क्वेश्चन है, हर बच्चे को आता है, वृद्धि एवं विकास है, आनुवांशिकता भी है, वातावरण भी है, इसलिए दोनों वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि सभी बच्चों को पता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। भाई इन्वायरमेंट या भौगोलिक वातावरण हर बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभाव करेगा। क्यों, जैसा भौगोलिक वातावरण होगा उसी प्रकार से शारीरिक विकास में कमी या अच्छाई या फिर शेड्यूल एक प्रकार से बहुत अच्छा उसका क्या है इफेक्ट करेगा उस पर। पौष्टिक भोजन भी इफेक्ट करेगा हर बच्चे के शारीरिक विकास पर। कौन अच्छा भोजन खा रहा है, किस प्रकार का भोजन खा रहा है, तो हर क्या है ये चीज़ें इफेक्ट करेंगी। अंतक स्राव ग्रंथि भी करेंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। जन्मजात क्या होता है, जन्मजात क्या होगा, भूख जन्मजात है। क्यों जन्मजात है, जन्मजात प्रक्रियाएं आप देखना, ये नींद हो गई ये भी जन्मजात है। ठीक है, पेन या दर्द होना ये भी जन्मजात है। अचीवमेंट ये कोई जन्मजात नहीं है, हम बाद में क्या है कोई भी अचीवमेंट लेते हैं उसको उपलब्धि बोलते हैं, तो ये बाद में होती है। हमने मान के चलिए अब आप एस्टेट का पेपर दे रहे हो, तो अब आप एस्टेट का पेपर क्लियर कर दोगे तो उसको बोलेंगे भाई एस्टेट अचीवमेंट। ठीक है, तो ये हमने बाद में ली, ये कोई हमारी जन्मजात नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला इसने पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पिछले पेपर में भी पूछा गया था, जो मैंने 2022 का सोल्व किया था, और इसमें भी पूछा गया है कि सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया गया है। मैंने बताया था कि जो मोरल डेवलपमेंट है कोलबर्ग ने, उसमें उसने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 3 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी, 3 अवस्थाएं बताई थी। और उन 3 अवस्थाओं को हर अवस्था के 2-2 क्या थे, स्तर थे। तो टोटल कितने स्तर देखने को मिले थे हमको, 6 स्तर देखने के लिए मिले थे। पहली अवस्था कौन सी थी, प्री कन्वेंशनल। दूसरी अवस्था कौन सी थी, कन्वेंशनल। और तीसरी अवस्था कौन सी थी, पोस्ट कन्वेंशनल। अब प्री कन्वेंशनल 4 से लेकर 10 वर्ष तक थी। ठीक है, दूसरी 10 से लेकर 13 वर्ष तक थी, और 13 वर्ष से आगे पोस्ट वाली थी। अब पहली इसके अंतर्गत जो प्री कन्वेंशनल के अंतर्गत पहली आती है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। किसकी, आज्ञा व दंड की अवस्था। और इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया, आज्ञाकारिता। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, प्री कन्वेंशनल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर आगे फिर बता देता हूं मैं थोड़ा। हाँ, इसकी दूसरा सत्र क्या था, इसका दूसरा सत्र था सरल अहंकार की अवस्था। सरल अहंकार की अवस्था। अब कन्वेंशनल के अंतर्गत पहली कौन सी थी, प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था। और दूसरी कौन सी थी, मैंने पहले भी बताया था कि जो सामाजिक व्यवस्था के प्रति जो सम्मान था ना, वो अवस्था या कानून की अवस्था। ठीक है, कानून की अवस्था। तीसरी पोस्ट के अंतर्गत पहली आती है कि जो सामाजिक समझौते हुए हैं उसकी अवस्था। ठीक है, और दूसरा क्या आता है, आंतरिक विवेक की अवस्था। तो इस प्रकार से, या फिर इसके अंतर्गत तार्किका की बात भी करता है। तो इस प्रकार से भाई कोलबर्ग ने 3 स्टेज को 2 उप स्टेज में बांटा, और हर स्टेज के 2 उप स्टेज हैं, तो टोटल 6 तो सत्र हुए इसके, और टोटल 3 स्टेज हुई। कई बार ये भी पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्री कन्वेंशनल इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत नहीं है, देखिए भाई इजी है,
आप सब बता सकते हो। कैसे? ध्यान से सुनना। देखो, जो इसके अंतर्गत बताया गया है दिशा का सिद्धांत, ये भी क्या है? विकास का सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो है दो दिशाओं में विकसित होता है। आपने भी पढ़ा होगा, एक तो आपने पढ़ा होगा सिर पदाभिमुख। सिर पदाभिमुख का मतलब क्या है? जो सिर से लेकर मस्तिष्क तक आता है। और एक आपने पढ़ा होगा भाई सिर पद और समीप से लेकर दूर तक, समीप दूराभिक, जो कि हमको सेंटर से लेकर क्या है, शरीर के जो केंद्र है, मान के चलिए किसी व्यक्ति का ये सेंटर से लेकर बाहर वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से दिशा तो किसका सिद्धांत है? ये भाई विकास का सिद्धांत है, और दो भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, क्लियर भाई? तो ये तो क्लियर हो गया। दूसरा हमारा आता है भाई भिन्नता का सिद्धांत। भाई हर बच्चे के अंतर्गत अलग अलग भिन्नता आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अलगाव का सिद्धांत। ठीक है, अलगाव के सिद्धांत को हम बोलते हैं अंतर संबंधों का सिद्धांत, जिसको हम परस्पर संबंध का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अलगाव के सिद्धांत का मतलब क्या है कि जो कार्ल मार्क्स थे उनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था, और उसने बताया था कि भाई जो सिद्धांत है, जैसे कि मजदूर हैं उनके द्वारा बनाए गए जितने भी उत्पाद हैं वो सामाजिक रूप से क्या करते हैं? अलग करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मजदूर जो है मेहनत करता है, और उसकी जो कमाई है वो कौन ले लेता है? वो पूंजीपतियों को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों ए क्यों हो जाएगा? ये विकास का सिद्धांत नहीं है, ये अलगाव का सिद्धांत बोलते हैं, और ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। इसमें इसने क्या बताया कि भाई ये अलग करता है। ठीक है, सामाजिक रूप से क्या है? अलग करता है। और इसके अंतर्गत मैंने एक उदाहरण भी बताया, जैसे कि मजदूर होते हैं, मजदूर मेहनत करेगा और इसकी कमाई कौन ले जाएगा? पूंजीपति जो है इसकी कमाई ले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अलग करने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संवेग। संवेग वाला पिछली बार भी क्वेश्चन में आया था कि कौन सा सही नहीं है। मैकडुगल के अनुसार 14 संवेग की मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं। उन 14 में से सबसे पहला आया पलायन, भय, बिल्कुल ठीक है पलायन वाला। जिज्ञासा, आश्चर्य, ये भी ठीक है। शरणागत, करुणा, ये भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपकर्षण या क्रोध, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि क्रोध का क्या आएगा? क्रोध का युयुत्सा आता है, युयुत्सा। ठीक है, तो क्रोध का ये आ जाएगा। ये मैकडुगल के द्वारा समय की 14 मूल प्रवृत्तियां बताई गई थी, उसके अंतर्गत सेकंड वाला क्या है? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाई एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि भाई लड़की का गर्ल का बहुवचन गर्ल्स होता है। इस अधिगम के साथ विद्यार्थी वुमेन का बहुवचन वुमेन्स बनाते हैं। तो यह किस प्रकार का अधिगम हस्तांतरण है? देखिए भाई, अधिगम हस्तांतरण जो है, या फिर ये बोल सकता हूँ कि कभी कभी अधिगम का हस्तांतरण 3 तरीके से होता है। 3 तरीके से कौन कौन से होता है? एक तो सकारात्मक हस्तांतरण, एक नकारात्मक, और एक तीसरा आता है शून्य, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिए गए हैं। ठीक है, सकारात्मक क्या कहता है? आप सभी को पता होगा सकारात्मक हस्तांतरण क्या कहता है। देखिए, अधिगम का सकारात्मक हस्तांतरण तब होता है जब एक कार्य को सीखना दूसरे को सीखने में सुविधा प्रदान करता है। जो कार्य हमने पहले सीख लिया है वो दूसरा कार्य सीखने में हेल्प करे या सहायता करे, तो वो क्या कहलाता है? सकारात्मक कहलाता है या धनात्मक कहलाता है। ऋणात्मक या नकारात्मक सिद्धांत क्या कहलाता है? स्थानांतरण क्या कहलाता है? कि जो कार्य हमने पहले सीखा हुआ है वो कार्य आगे हेल्प ना करे सीखने में, तो वह क्या कहलाएगा? नकारात्मक कहलाएगा। शून्य हस्तांतरण क्या कहलाता है? कि जो हमने सीखा हुआ है पहले वो हमको कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहा है,
तो वह क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, या फिर पहले वाले सिक्के हुए का कोई क्या है इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, तो वह क्या कहलाएगा, शून्य स्थानांतरण कहलाएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो कितने स्थानांतरण बताए, 3 बताए। ठीक है, तो इसमें इसने क्या बोला, गर्ल का बहुवचन गर्ल्स है, वुमेन का बहुवचन वुमेन्स है, जो कि गलत है। आपको पता है इसका क्या होता है, वुमेन होता है, ना कि वुमेन्स होता है। तो इस प्रकार से जो पहला हुआ हमारा सीखा हुआ है वो यहाँ पर किस प्रकार का कार्य कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो इसलिए यह नकारात्मक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, क्योंकि इसने पहला हमको बताया गर्ल्स का, क्या बताया, गर्ल्स बताया, तो इसको हमने जैसे दूसरे में प्रयोग किया तो वह हमारा गलत हो रहा है, तो ये हमारा नकारात्मक हो जाएगा। क्योंकि ये जो पहले वाला है ये दूसरे वाले पर क्या है भाई, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डाला, इसने नेगेटिव इफेक्ट डाला, तो यह है या नेगेटिव स्थानांतरण हुआ, तो इसलिए इसका नकारात्मक या ऋणात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में जो सृजनात्मक का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है। सृजनात्मक, सृजनात्मक का मतलब क्या होता है कि क्रिएटिविटी, कि बच्चा एक कोई नई ही क्या है खोज करता है, तो वह क्या कहलाएगा, सृजनात्मक कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है, गिलफोर्ड क्या बताता है, जेपी गिलफोर्ड के द्वारा, ये भी बोल सकता हूं, जेपी गिलफोर्ड ने सृजनात्मक का विकास के बारे में क्या बताया कि ये ना अपसार, इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन शामिल होता है। इसमें क्या होगा, जैसे कि समझना, जैसे कि अवलोकन करना, जैसे कि याद करना, जैसे कि कल्पना करना, जैसे कि सोचना, जैसे कि समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, ये इसी के अंतर्गत आएंगे। और एक नई खोज करना या एक नया कार्य करना वह क्या कहलाएगा, सृजनात्मक कहलाएगा। और वो किससे संबंधित है, वो मानसिक से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी तकनीक है। देखिए, 2 तकनीक होती हैं, एक होती है प्रक्षेपी और एक होती है अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी के अंतर्गत कौन सी आएंगी और अप्रक्षेपी के अंतर्गत कौन सी आएंगी, उसके बारे में भी देखिए। व्यक्तित्व मापन की तकनीक 2 बताई, कौन सी बताई, एक तो प्रक्षेपी बताई। अगर मैं प्रक्षेपी की बात करूं, प्रक्षेपी के अंतर्गत हमको जैसे खेल और नाटक हुआ, खेल व नाटक हुआ, ठीक है, या फिर जैसे कि आपने टैट हुआ, या फिर कैट हुआ, या फिर आईबीटी हुआ, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, प्रक्षेपी हो जाएंगी। अगर अप्रक्षेपी की बात करूं मैं, ठीक है, अप्रक्षेपी के अंतर्गत जैसे कि आत्मकथा हो गया, व्यक्ति तो इतिहास की विधि हो गई, प्रश्नावली विधि हो गई, साक्षात्कार हो गया, वे सभी क्या हो जाएंगी, वो अप्रक्षेपी के अंतर्गत आ जाएंगी। इसने बोला प्रक्षेपी की कौन सी है, तो खेल एवं ड्रामा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। साक्षात्कार क्या है, अप्रक्षेपी है। आत्मकथा क्या है, अप्रक्षेपी है। अवलोकन क्या है, अप्रक्षेपी है। और खेल एवं ड्रामा क्या है, प्रक्षेपी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार है। देखिए, बुद्धि परीक्षण 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भागों में बटा हुआ है, एक तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण बटा हुआ है और एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण बटा हुआ है। एक बार मैं यहां पर बताने का कार्य करता हूं आपको। देखिए, इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, ये कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन सा, एक तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और दूसरा आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक या ग्रुप बुद्धि परीक्षण। ठीक है,
अब इनको भी दो दो भागों में बांटा गया है, इनको भी दो दो भागों में बांटा गया है। अब देखो, एक तो बांटा गया है वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल के अंतर्गत क्या आएंगे, जैसे वेस्लर वैल्यू हो गया, जैसे बीने साइमन बुद्धि परीक्षण हो गया, और नॉन वर्बल के अंतर्गत आएंगे जैसे कि चित्रांक परीक्षण हो गया, चित्रपूर्ति परीक्षण हो गया, तो ये नॉन वर्बल में है। इसी प्रकार सेम सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत भी वर्बल के अंतर्गत और नॉन वर्बल के अंतर्गत बांटा गया है। अब वर्बल के अंतर्गत आता है हमारा आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी जनरल वर्गीकरण, डॉक्टर सोहनलाल बुद्धि परीक्षण, टर्मन मानसिक योग्यता, वो सभी हमको किसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं, वर्बल के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। और नॉन वर्बल के अंतर्गत ग्रुप में क्या देखने को मिलता है, कई बार पेपर में पूछता है शिकागो, शिकागो अशाब्दिक परीक्षण, ये नॉन वर्बल का है, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्मी बीटा, इसमें आर्मी बीटा परीक्षण आता है नॉन वर्बल में, इसमें अल्फा आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसने क्या पूछा था क्वेश्चन में, इसने पूछा था बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ये है ग्रुप वाला, ठीक है। ग्रुप वाला मतलब क्या है, सामूहिक, ठीक है, बुद्धि परीक्षण है ये। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, या समूह बुद्धि परीक्षण है। और ग्रुप के अंतर्गत भी ये किसका है, ये वर्बल का है, ठीक है, अल्फा वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्बल ग्रुप टेस्ट, पहला जो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाब्दिक समूह परीक्षण, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने पूरा डिटेल्स याद रखना है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये दे रखा समूह परीक्षण और सेम व्यक्तिगत परीक्षण, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, व्यक्तिगत परीक्षण भी पढ़ा और समूह परीक्षण भी पढ़ा, पर आर्मी वाला किसके अंतर्गत था, ग्रुप के अंतर्गत था, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बुद्धि का टॉपिक है, उसके अंतर्गत वहां पर हमको ये देखने को मिलता है, आप बड़ी आसानी से देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता की अभिवर्ती, अभिरुचि, उपलब्धि एवं अधिगम शैली में अंतर कौन सी विभिन्नताओं की है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो देखिए आप सभी को पता है कि जो डिफरेंस है ये किसके कारण होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण होता है। हर व्यक्ति के अंतर्गत हमको अलग अलग रुचि देखने को मिलेगी, अलग अलग उपलब्धि देखने को मिलेगी, अलग अलग अभिवर्ती देखने को मिलेगी, हर व्यक्ति के अंतर्गत डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं आ जाएंगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछली बार भी पेपर में आया था कि एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपने गुड़िया के कपड़े बदलती है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह क्या कहलाता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, उसमें जो दूसरी अवस्था थी जिसको हम बोलते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, वो अवस्था थी 2 से 7 साल तक थी। उसके अंतर्गत भी उसने 2 अवस्थाएं बताई, एक पराग बताई, एक अंतःपराग बताई। पराग अवस्था जो थी, जो 2 से 4 थी, उसके अंतर्गत बताया गया है जो एनिमिज्म है। एनिमिज्म क्या कहता है, एनिमिज्म कहता है कि हर जो गतिशील वस्तु है वो उसको क्या लगती है, सजीव लगती है, या फिर जितनी भी बौद्धिक घटनाएं हैं उनका मानवीयकरण क्या कहलाता है, एनिमिज्म कहलाता है। जैसे कि इसने देखा कि एक छोटी बालिका उसको क्या लग रही है, गुड़िया जो है वो उसको सजीव लग रही है, इसलिए वो हर रोज क्या कर रही है, उसके कपड़े चेंज कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, सबसे पहली बात तो प्याजे की थ्योरी के है। प्याजे की थ्योरी में भी दूसरी अवस्था के अंतर्गत है। दूसरी अवस्था कौन सी थी, पूर्व सक्रियात्मक, जो कि 2 से 7 साल थी, उसको भी 2 भागों में बांटा, और उसमें से भी ये किसकी अवस्था है, ये पराग की अवस्था है, जिसको हम बोलते हैं एनिमिज्म, ठीक है, राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत
अन्य किस नाम से जाना जाता है? पिछली बार भी पेपर में आया था कि जो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत है इसको हम गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? कोहलर ने की थी अपनी पुस्तक में 1959 में। कब की थी? कोहलर ने अपनी पुस्तक 1959 में की थी और उस पुस्तक का नाम क्या था? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ठीक है, उस पुस्तक का नाम क्या था? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। उसके अंतर्गत क्या है, इस सिद्धांत की उसने क्या किया था? व्याख्या की थी। और कोहलर ने किस पर प्रयोग किया गया है? कोहलर ने प्रयोग किया था एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था और उस चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेस्टाल्ट सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार निम्नलिखित में से कौन से चिंतन की एक विधि नहीं है? सबसे पहली बात तो ब्रूनर के बारे में आपका थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ब्रूनर की डिस्कवरी थ्योरी आपसे पूछ भी सकता है, ब्रूनर ने कौन सी थ्योरी दी? डिस्कवरी थ्योरी। ठीक है, ब्रूनर क्या कहता है कि बच्चे जितनी खोज करेंगे उतना ही खुद या सेल्फ नॉलेज या फिर लर्निंग क्या कहें बनाएंगे। ठीक है, ब्रूनर ने 3 स्टेज बताई और उन तीनों स्टेज का क्रम क्या है? कई बार क्रम भी पूछता है। कितनी स्टेज बताई ब्रूनर ने? 3 स्टेज बताई। कौन कौन सी? सबसे पहली स्टेज है इनएक्टिव, क्रम भी पूछ लेता है। फिर आता है आइकॉनिक और फिर आता है सिंबॉलिक। तो इस प्रकार से ब्रूनर के द्वारा ये 3 स्टेज बताएगी। तो कौन सी नहीं है? सेकंड नहीं है। क्यों? ये नंबरिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी इसने गलत बताई। इनएक्टिव थ्योरी इसने बताई 0 से लेकर 2 साल तक। आइकॉनिक थ्योरी बताई इसने 2 साल से लेकर 7 साल तक। सिंबॉलिक थ्योरी बताई इसने 7 साल से लेकर 15 साल तक। तो इस प्रकार से इसने ये थ्योरी बताने का कार्य किया। तो राइट आंसर या गलत जो है कौन सा हो जाएगा? बी जो है गलत हो जाएगा। ब्रूनर के द्वारा डिस्कवरी थ्योरी या कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं और 3 थ्योरी ये बताने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन का व्यक्तित्व एवं बुद्धि लब्धि सोहन से अलग है भाई। तो ये भिन्नताएं क्या कहलाती हैं? 2 आपने सुना होगा, एक तो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, इंग्लिश के अंतर्गत देखते हैं। एक तो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, एक इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस क्या कहता है? ये कहता है, ध्यान से सुनना, इंटर क्या कहता है? इंटर कहता है कि लोगों के बीच अंतर या लोगों के बीच में डिफरेंस, लोगों के बीच में डिफरेंस करना, लोगों के बीच तुलना करना या डिफरेंस करना। लोगों के बीच का मतलब क्या है? जैसे कि किसी की आयु, जैसे कि सोहन की और राम की आयु बोल दी जाए, जेंडर बोल दिया जाए कि भाई वो फीमेल है वो मेल है, जाति बोल दिया जाए या फिर लिंग बोल दिया जाए। इस प्रकार से जो भी लोगों के बीच में डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? इंटर इंडिविजुअल कहलाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला, इस क्वेश्चन में क्या बोला कि मोहन का व्यक्तित्व एवं बुद्धि लब्धि सोहन से अलग है। मतलब कि लोगों के बीच, 2 व्यक्तियों के बीच डिफरेंस क्या कहलाता है? इंटर क्या कहलाता है? इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो क्या आ गया? ए आ गया, क्योंकि 2 व्यक्तियों के बीच का जो डिफरेंस है किसी भी आधार पर करें, एज के आधार पर करें, जेंडर के आधार पर करें या फिर जाति के आधार पर करें या चिंता के आधार पर करें या लगाव के आधार पर करें या उसके इंटरेस्ट के आधार पर कैसे भी करें, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला। चलो इस क्वेश्चन में एक और बता देता हूं, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस किसको कहते हैं? इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस उसको बोलते हैं कि एक ही व्यक्ति के भीतर का अंतर, मतलब कि सेम पर्सन के बीच का जो अंतर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? इंट्रा इंडिविजुअल कहलाएगा। सेम पर्सन से आप क्या समझते हो? कि जैसे कि ध्यान या प्रयास,
जब आप अलग अलग समय पर या विभिन्न स्थितियों में क्या सोचते हो या क्या ध्यान लगाते हो, उस समय आपका क्या पर्सन तो आप एक हो। मान के चलिए अब आपके सामने कोई ये स्थिति है, तो इस समय आप क्या सोच रहे हो, आपके कुछ देर बाद कुछ दूसरी स्थिति है, उस समय क्या सोच रहे हो। तो मतलब कि पर्सन एक ही है और उस प्रकार का जो क्या है डिफरेंस कहलाता है इंट्रा, और अलग अलग व्यक्ति का कहलाता है इंटर। तो इसमें अलग अलग व्यक्ति थे, दो व्यक्तियों के बीच का पूछा गया था, सोहन और मोहन के बीच का डिफरेंस किया गया था, तो वो इंटर कहलाएगा। क्लियर भाई, समझ में आया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको मैंने बताया सृजनात्मक क्या होता है, एक नई खोज एक प्रकार से, वैसे भी लगा सकते हो आप कि असाधारण उपयोग संबंधित कार्य है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है युग्मों के मध्य नवीन संबंध से संबंधित कार्य, नहीं, क्योंकि सृजनात्मक तो वो होगा क्रिएटिविटी जो एक नया खोज किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, उसके मध्य का नहीं होगा। उत्पाद उन्नति, ठीक है, पूछो या अनुमान लगाओ, तो इसका गलत कौन सा हो जाएगा, बी जो है इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए सहकारी अधिगम होता क्या है। देखिए, सहकारी अधिगम एक शैक्षिक दृष्टिकोण है। इसमें छात्र क्या होते हैं, छोटे छोटे समूह बनाकर या छोटे छोटे या स्मॉल स्मॉल ग्रुप बनाकर काम करते हैं। सहकारी अधिगम क्या होता है, स्मॉल ग्रुप बनाकर छात्र क्या करेंगे, छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे और उन ग्रुप को बनाकर क्या है वो काम करने का कार्य करेंगे। जब आप एक दूसरे से सीखते हैं या एक साथ काम करते हैं तो आप सभी को पता है आप ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। जब आप स्मॉल स्मॉल ग्रुप बनाओगे तो आपको एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा, तो आप पहले के मुकाबले ज़्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा सीख पाएंगे तो इसके अंतर्गत यह सकारात्मक अनुक्रिया होगा या सकारात्मकता को क्या करेगा, बढ़ावा देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम ऑप्शन देखें बड़ा समूह लार्ज समूह, नहीं, गलत, क्योंकि सहकारी अधिगम क्या है, स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप बनाना, तो इसीलिए पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के एक समूह पर बालक अंतर्बोध परीक्षण से किसका मापन किया जाएगा, ठीक है। उसने बोला एक शिक्षक द्वारा एक समूह पर बालक अंतर्बोध परीक्षण। सबसे पहली बात तो बालक अंतर्बोध परीक्षण के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं टेट, ठीक है, ठीक है। टेट इस विधि में क्या होता है, इस विधि को चित्र कहानी परीक्षण भी कहा जाता है। सबसे पहली बात तो आपसे पूछ सकता है, इस विधि को हम चित्र कहानी परीक्षण भी कहते हैं, ठीक है, चित्र कहानी परीक्षण भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत हमने चित्रों के कार्ड दिखाए जाते हैं। टोटल कितने कार्ड दिखाए जाते हैं चित्रों के, टोटल चित्रों के कार्ड होते हैं इसमें 30 कार्ड होते हैं भाई। टोटल कितने कार्ड होते हैं, 30 कार्ड होते हैं। इन 30 कार्डों में से 10 तो मेल कार्ड, 10 फीमेल और 10 कार्ड दोनों बोथ। तो इस प्रकार से इसमें चित्र के कार्ड दिखाए जाते हैं, टोटल 30 कार्ड दिखाए जाते हैं, और जो खाली कार्ड होते हैं ना उस पर एक चित्र कहानी बनाने को क्या है कहा जाता है, ठीक है, कि चित्र के अनुसार आपको कहानी बनाओ। और ये किसने दिया था, ये 1953 में मूरे और मॉर्गन ने क्या है इन्हें निर्मित किया था। तो इसको 1953 में किस ने किया था, मूरे और मॉर्गन, मूरे एंड मॉर्गन के द्वारा ये निर्मित किया गया था, ठीक है। इस विधि में जो निर्मित कहानी की व्याख्या है इसके अंतर्गत बताता है कि अंतर्द्वंद हो गया, संवेगात्मक हो गया,
ठीक है, या आवश्यकताएं हो गई, या फिर असामान्य व्यवहार का क्या है पता चलता है। किसका पता चलता है? असामान्य व्यवहार का या व्यक्तित्व का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्सनैलिटी का पता चलता है। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? जो ये चित्र दिखाए गए हैं, जो ये कार्ड दिखाए गए हैं, इन कार्डों के अंतर्गत क्या है, आपको एक कहानी लिखनी होती है और इन कार्डों के अनुसार ही हम क्या है उस व्यक्ति का या उस छात्र का हम क्या है व्यक्तित्व तो माप पाते हैं, या पर्सनैलिटी के बारे में, उसके बारे में हम जान पाते हैं कि जो उसने चित्र वाली कार्ड देखी उसके थ्रू वह क्या कहानी बना पाता है या क्या नहीं बना पाता है। उसी के द्वारा हम क्या है उसका व्यक्तित्व तो मापन का क्या है कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संकेत भाषा किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? आप सभी को पता है कि संकेत हम इशारा करके किसको बताएंगे? जिस व्यक्ति को दिखाई तो देता हो, ठीक है, पर वह सुन ना पाता हो, वह क्या कहलाएगा? संकेत कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो देख तो सकता है, तभी तो हम संकेत कर रहे हैं, पर वो सुन ना पाए। तो स्वर्ण असमर्थ वाले बच्चे को क्या है, या किसी को व्यक्ति को भी हम क्या है संकेत भाषा के द्वारा क्या है बताने का कार्य करेंगे। अगला है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? ठीक है, सबसे पहली बात तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, थर्स्टन ने बुद्धि के जो इस सिद्धांत में 7 मानसिक योग्यताएं बताई हैं। कितनी मानसिक योग्यताएं बताई हैं? 7 मानसिक योग्यताएं बताने का कार्य किया है। स्पेशल एबिलिटी हो गया, नंबर एबिलिटी हो गया, वर्बल एबिलिटी हो गया, वर्ड फ्लुएंसी हो गया, मेमोरी एबिलिटी हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गया। तो इस प्रकार से इसने 7, कई बार पेपर में पूछ भी सकता है कि थर्स्टन ने कितनी मानसिक योग्यताएं बताई हैं? 7 मानसिक योग्यताएं बताई हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, बेसल आयु खालिस्तान के मापन से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी किससे है? बुद्धि से रिलेटेड है। तो आप देख पा रहे होंगे बुद्धि के टॉपिक के लगभग 6-7 क्वेश्चन आ गए हैं। बेसल आयु क्या होती है? बेसल आयु उसको बोलते हैं, सबसे पहली बात तो बुद्धि से रिलेटेड है, हमने बोल दिया, क्वेश्चन राइट हो गया। पर बेसल आयु क्या होती है? इसका कार्य होता है बेसल आयु का कि जो इसकी एज है ना, अपनी एज से ज्यादा बच्चों के क्वेश्चन सोल्व करना। एज से ज्यादा वालों के क्वेश्चन सोल्व करना, वह क्या कहलाएगा? बेसल आयु कहलाएगा। और एक होता है टर्मिनल वर्ष। टर्मिनल क्या होगा? एज से कम, ठीक है, और ये एज से ज्यादा। ये एज अपनी एज के भी क्या है सोल्व नहीं कर पाते हैं, वो कहलाएगा टर्मिनल। और ये अपनी एज से भी ज़्यादा सोल्व कर पाते हैं, वो कहलाएगा बेसल। तो इसलिए ये बुद्धि से रिलेटेड है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लेखन से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा और डिटेल से हर क्वेश्चन के बारे में मैंने डिटेल से या उनके क्वेश्चनों के बारे में बताने की कोशिश करी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।